हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाते हैं कोलाइडी विलियम। ठीक, तो कोलाइडी विलियम की परिभाषा पढ़ने से पहले कई चीजें आपको समझनी है। ठीक, इसे पढ़ना आपको है परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलियम से पढ़ने से पहले आप जानेंगे देखो क्या होता है। अभी नीचे परिभाषा लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे। ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा कि कोलाइडी विलियन विषमांगी या दो समांगी प्रावस्थाओं के मिश्रण कहे जाते हैं। कोलाइडी विलियन विषमांगी या दो समांगी प्रावस्थाओं के मिश्रण कहे जाते हैं। ठीक, कि कोलाइडी विलियन क्या होता है कि दो विषमांगी या दो समांगी प्रावस्थाओं के मिश्रण कहे जाते हैं। वह प्रावस्था या इसमें लिखेंगे कि कोलाइडी या विलेय के कणों की प्रावस्था को, ठीक, विलेय के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। कि कोलाइडी विलियन में विलेय के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक, ध्यान में आप लोग, यह विलेय के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षिप्त मतलब छुपा हुआ। और उस विलायक या माध्यम को जिसमें कोलाइडी कण, जिसमें लिख सकते हो चाहे कोलाइडी कणों की प्रावस्था को बातें की चीजें। ठीक, उस विलायक या माध्यम को जिसमें कोलाइडी कण वितरित रहते हैं या फैले रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ठीक है, कौन सा माध्यम? परिक्षेपण माध्यम। परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आप क्लियर समझिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे परिभाषाएं सब होंगी। ठीक, कोलाइडी विलियन, तो आप लोग ध्यान रखना कि कोलाइडी विलियन विषमांगी दो समांगी प्रावस्थाओं के मिश्रण कहे जाते हैं। और कोलाइडी विलियन में यहां लिख देना, कोलाइडी विलियन में विलेय के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और उस माध्यम या विलायक को जिसमें कोलाइडी कण वितरित रहते हैं या फैले रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे धुएं में कार्बन के कण छुपे होते हैं कि नहीं? धुएं में यहां कार्बन के कण छुपे होते हैं। तो धुएं में कार्बन के कणों की प्रावस्था को, ठीक, क्या कहेंगे आप? परिक्षिप्त प्रावस्था। या धुएं में कार्बन के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होते हैं। धुएं में कार्बन के कण परिक्षिप्त प्रावस्था में और धुएं में कार्बन के कण
परिक्षित प्रवस्था के रूप में। भाई द्विमेरु कार्बन के कण परिक्षित प्रवस्था के रूप में समझ में होंगे। भाई कार्बन के कण छुपे होते हैं धुएं में, और वायु परिक्षेपण माध्यम है कि वायु परिक्षेपण माध्यम है। जो आप पढ़ रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान दीजिएगा आप। धुएं में कार्बन के कण परिक्षित प्रवस्था में और वायु परिक्षेपण माध्यम है, क्योंकि धुएं में कार्बन के कण छुपे होते हैं और छुपाने वाला क्या होता है? वायु। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परिक्षित प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। कि कोलाइडी विलयन में विलय के कणों की प्रावस्था को परिक्षित प्रावस्था और विलायक या उस माध्यम को जिसमें कोलाइडी कण फैले रहते हैं या वितरित रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब इसी के आधार पर परिक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन की परिभाषा है वो परिभाषित करेंगे। ठीक, यहां पर ब्लैक पेन से चाहे परिभाषा लिख देना कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है। ठीक है, कोलाइडी विलयन वह विलयन है, कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित आकार के छोटे कण, ब्रैकेट में रेंज लिख देंगे 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे पढ़ा था आपने कोलाइडी विलयन कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित आकार के छोटे कण 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित आकार के छोटे कण किस रूप में बताए? किस रूप में? परिक्षित प्रावस्था के रूप में। परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित आकार के छोटे कण परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में वितरित रहते हैं या फैले रहते हैं। बातें की चीज है, फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित आकार के छोटे कण परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये कोलाइडी विलयन की परिभाषा है। थोड़ी अटपटी, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर परिक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम मालूम होगा तो आप ये परिभाषा आसानी से डिफाइन कर लेंगे। ठीक, या ऐसे लिख सकते हो कि वह विलयन जिसमें निश्चित आकार के छोटे कण परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाता है लास्ट में। ठीक, बात को सुनाइए। या ऐसे लिख सकते हो कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित आकार के छोटे कण परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, आपको क्लियर हुआ कि नहीं कोलाइडी विलयन की परिभाषा? तो सबसे पहले आपको मालूम हो परिक्षित प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, उसके बाद आप ये परिभाषा पर लिखेंगे। ठीक, ब्लैक पेन से लिख देना कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित आकार के छोटे कण, ये अभी पढ़ा था आपने, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर परिक्षित प्रावस्था के रूप में एक अन्य माध्यम में फैले रहते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हो परिक्षित प्रावस्था के रूप में
जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं में फैले रहते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप किस तरीके से कोलाइडियम की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले आप परिचित प्रावस्था तैयार करो, उसका एग्जाम्पल इसलिए बता दिया जिससे आपको परिचित प्रावस्था तैयार हो जाए, और फिर आपको परिक्षेपण माध्यम तैयार हो, और उसके बाद आप ये परिभाषा को तैयार करेंगे। ठीक, अब पढ़ेंगे आप लोग कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। ठीक, तो कोलाइडी विलयनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, ये ब्लैक पेन शेडिंग डाल देंगे। परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, या अवयवों को, जो हमारे अवयव हैं उनके कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, कि परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसके आधार पर कोलाइडी विलयनों को 8 वर्गों में बांटा गया। ठीक, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, समझिए, ये हेडिंग डाल देंगे आप लोग, और इसके बाद जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है, उससे कई चीजें तैयार होंगी, और इससे कम इस टेबल से एक क्वेश्चन अवश्य आना है। ठीक, आपका इस टेबल से 1 नंबर का आपको मिलेगा इससे अवश्य। देखिए, जो हम बताएंगे इसको क्लियर समझिएगा, और इसको रफ कॉपी पर कम से कम 2 बार लिखकर तैयारी भी करना है। ठीक, फेयर कॉपी पर तो लिखना है, रफ कॉपी पर कम से कम इसे 2 बार लिखकर इसकी तैयारी भी करनी थी। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, उसके बाद इसमें लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, फिर लिखेंगे कोलाइड का प्रकार, कोलाइड का प्रकार, और उसके बाद लिखेंगे हम उदाहरण या एग्जाम्पल। परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड का प्रकार और ये उदाहरण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये ठोस और ये भी ठोस, भाई अवस्था लिखी जा रही है कि जब परिचित प्रावस्था भी ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो तो कोलाइड का प्रकार होता है ठोस साल। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर नोट में लिख देना कि कोलाइडी विलयनों को हम कलिंग या साल भी कहते हैं। ठीक, कलिंग या साल भी कहते हैं, साल। तो ठोस तब होता है ठोस साल। इसका उदाहरण क्या है? मिश्र धातु में, जो आपने पढ़ी होंगी मिश्र धातु में रंगीन कांच, और जितने भी रत्न होते हैं आपके, ठीक, रत्न आदि जो आपके अंगूठी में पहने होते हैं आप लोग, ठीक, रत्न, वो सब इसी में आते हैं, ठोस साल है। ठीक, दूसरा ये आपका ठोस है और ये आपका द्रव है, ये केवल कहलाता है साल। ठीक है, और तीसरा है ये ठोस है और ये गैस है, तो इसे कहते हैं ठोस एरोसॉल। एयर का मतलब होता है वायु। ठीक,
कहलाता ठोस एरोसॉल। ये ठोस एरोसॉल हो गया। कुल मिलाकर ध्यान रखना, जब परिचित प्रोवस्था ठोसों को सब साल होते हैं, ठोस साल और इसे बोलते हैं ठोस एरोसॉल। तो ठोस और द्रव, इसमें क्या होता है कि धातुओं के साथ या धातु साल, जानते हो धातु में ठोस होती है, ठीक है, और किसी परिक्षेपण माध्यम द्रव में हो, घुली हो, तो कहलाता धातु साल। वो आपके धातु साल होते हैं। या भी लिख सकते हो कि स्टार्च का साल, एल्बुमिन का साल, ये सब इसी में आते हैं आदि के। ये कहलाता है ठोस, जब परिचित प्रोवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव, अर्थात छुपने वाला ठोस हो और छुपाने वाला द्रव हो, तो उन्हें साल कहते हैं। जैसे धातुओं के साल, स्टार्च का साल, पेंट, जो पेंट की जाती है वो लिख सकते हो, इसमें पेंट भी लिख सकते हो। कि बहुत से उदाहरण है, कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। और ये आपका तीसरा है ठोस और ये गैस, तो कहलाता ठोस एरोसॉल। इसका मतलब क्या, छुपने वाला ठोस है और छुपाने वाला गैस। जैसे एग्जांपल है धुआं। भाई धुएं में क्या छुपा होता है, कार्बन के कण, और कार्बन के कण क्या है, ठोस, और छुपाने वाली क्या, वायु। वायु में क्या होती है, गैस। तो ये ठोस एरोसॉल है। ठीक, धुआं है, धूल है, धूल आदि। भाई धूल में क्या है, मिट्टी के कण छुपे हुए हैं, और मिट्टी के कण क्या है, ठोस अवस्था में है, और छुपाने वाली क्या है, गैस या वायु लिख सकते हो। ठीक, तो इसलिए ठोस एरोसॉल कहलाता है। जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ठोस एरोसॉल क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए, तो आप क्या लिखोगे कि यह कोलाइडी विलीन की वह अवस्था है, यह कोलाइडी विलीन की वह अवस्था है जिसमें परिचित प्रोवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। ठीक है, कि ठोस एरोसॉल क्या है, यह कोलाइडी विलीन की वह अवस्था है जिसमें परिचित प्रोवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। आप एग्जांपल देंगे जैसे धुआं, धुएं में कार्बन के कण परिचित प्रोवस्था के रूप में, और जो आपका धुएं में और क्या होगा, वायु, वो परिक्षेपण माध्यम है। ठीक, बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद आप चौथा देखिए, तो चौथा आपका है कि ये द्रव है, पांचवें में भी द्रव है, छठे में भी द्रव है। ठीक, मतलब परिचित प्रोवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस है। ठीक, ये कहलाता है जल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि परिचित प्रोवस्था मतलब छुपने वाला आपका द्रव है, छुपाने वाला आपका ठोस है। ठीक, तो इसमें होता है जल। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, जल आएगा, जेली। ठीक है, जो जल आपके आते हैं वो जेली, पनीर, इसी में इसी का उदाहरण है पनीर। ठीक है, जानते हैं इसमें द्रव छुपा हुआ है। ठीक, पनीर। उसके बाद है द्रव, और ये द्रव ये कहलाता पायस, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में इमल्सन, पायस। द्रव, ये आपका पायस है। ये क्या है, दूध। जल का तेल में पायस, तेल का जल में पायस, जल का तेल में, ये भी पायस बनता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे पढ़ाएंगे कि पायस क्या होता है, लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। पायस क्या है, यह कोलाइडी विलीन की वह अवस्था है जिसमें परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अमिश्रित द्रव हैं। मिश्री नहीं होते हैं, अमिश्रित द्रव हैं। कि पायस क्या है, कोलाइडी विलीन की वह अवस्था है जिसमें परिचित प्रोवस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं, लेकिन अमिश्रित द्रव हैं। जैसे दूध, दूध क्या है, एक पायस है। अब दूध में क्या होता है जानते हो, दूध में वसा, फेट जिसे बोलते हैं वसा, ये पानी में छुपी रहती है। ठीक, अब तो अमिश्री कैसे हैं, जानते हो, दूध को आप गर्म कर दीजिए या अत्यधिक ठंडा कर दीजिए तो इसमें फेट अलग हो जाता है। ठीक, वसा अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है। ठीक, तो दूध क्या अमिश्रित द्रव है, ध्यान रखना, मिश्री नहीं है। लेकिन
आपके कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पायसी कारक, जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं पायसी कारक। ठीक है, तो दूध में एक प्रोटीन होती है दूध में, वो इसको पायसी कारक पदार्थ का कार्य करती है, मतलब इसको स्थायित्व प्रदान करती है। इसीलिए इससे फेट आसानी से अलग नहीं होता है। या अत्यधिक गर्म कर दीजिए या आप ठंडा कर दीजिए अत्यधिक, तो इससे फेट अलग हो जाता है। या आपको सब पढ़ाएंगे पायस क्या होता है, पायसी कारक क्या होता है। ठीक, तो ध्यान रखना पायस क्या है, यह कोलाडियोलिन की वह अवस्था है जिसमें परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अमिश्रित हो, मिश्री ना हो, तो कहलाता पायस। ये आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक, डिटेल में पढ़ना भी आपको ये। अब क्या ये द्रव है और ये आपका गैस है, तो ये जैसे ठोस था गैस था तो ठोस एरोसॉल कहलाया, और ये द्रव है और गैस है तो द्रव एरोसॉल कहलाएगा। ये द्रव एरोसॉल, एयर का मतलब गैस होता है वायु, ठीक है। द्रव एरोसॉल, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, धुंध है, कोहरा है, कुहासा है, ये सब इसमें आते हैं। भाई कोहरे में क्या छुपा होता है, जल की बूंदें, किसमें, गैस में या वायु में। ठीक है, द्रव एरोसॉल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि द्रव एरोसॉल किसे कहते हैं या क्या है। कोलाडियोलिन की वह अवस्था है जिससे परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको क्लियर तैयार करना है। ठीक, या आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, आपको कम से कम 2 बार टेबल ये रफ पर बनानी है। अब क्या ये गैस है और ये ठोस है और ये फिर गैस है और ये द्रव है। बुक में आपका इधर उधर दिया होगा, इसलिए कंफ्यूजन मत करना, जैसे हम बताएंगे उससे तैयार करना। और गैस का कोलैडिक प्रकार नहीं होता है, ठीक, या उसका कोलैडियोलिन नहीं बनता है। वायु क्या है, गैस का गैस में मिश्रण, ये एक विलयन है लेकिन कोलैडियोलिन नहीं है। इसीलिए 8 ही प्रकार है सिर्फ, गैस, ठोस, गैस, द्रव। तो गैस ठोस है तो कहलाएगा ठोस फेन या झाग, ठोस फेन या इसे बोलते हैं झाग। और ये गैस द्रव है, ये कहलाएगा आपका फेन या झाग। फेन और झाग क्या होता है, ठीक, ये इसमें गैस और ये द्रव, तो इसमें क्या आएगा कि अधिशोषित गैसें, अभी पढ़ा था आपने अधिशोषण, अधिशोषित गैसें। भाई जानते हो ठोस के ऊपर गैसें अधिशोषित होती है, उस दिन पढ़ाया था आपको। तो अधिशोषित गैसें, रबड़, फोम, फोम के गद्दे आते हैं, फोम, रबड़, ये सब आते हैं इसी में उदाहरण। ठीक, मतलब इसमें गैस ठोस में छुपी होती है, रबड़ में, इसीलिए दबती है, देखा होगा। ठीक, गैस ये आपका ठोस तो हो गया, ठोस फेन, अधिशोषित गैस है या रबड़ इसका एग्जांपल है। अगला है गैस द्रव, गैस द्रव में छुपी हो, गैस द्रव में छुपी हो तो कहलाता फेन या झाग। तो इसमें क्या होता है, साबुन का झाग, बियर की बोतल खोलते उसका झाग, कोल्ड ड्रिंक कोई भी, कोको कोला कोई भी, उसका झाग। ठीक, ये सब इसी में आते हैं। यहां पर लिख सकते हो साबुन का झाग, बियर का झाग आदि, या कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर की बोतल लिख सकते हो। ठीक, कोल्ड ड्रिंक का झाग, कोई भी आप कंपनी लिख दो, कोको कोला, जो भी लिखना चाहो। ठीक, तो ये आ गया गैस और ये क्या, द्रव। मतलब गैस किसमें छुपी होती है, द्रव में। साबुन का झाग, बियर का झाग, कोको कोला, सोडा वाटर, भैंस की बोतल खोलते हो तो उसमें घुली हुई CO2 बाहर निकलने लगती, तब उसकी झाग या फिन बनता है। और ये छुपा किसमें होता है, द्रव में। भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने खोली, उसमें क्या होता है, CO2 गैस घुली है, आपने उस पर प्रेशर कम कर दिया, आपने पकड़ा, उसका ताप बढ़ गया, घुली हुई CO2 गैस बाहर निकलने लगी, तो उसका फेन या झाग बन गया। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये टेबल है आपको रफ पर कम से कम 2 बार बनानी है। एक बार तो आप फिर कॉपी पर आप इसे बना लेंगे, उसके बाद इसको कम से कम 2 बार तैयारी करेंगे। ठीक, और इससे आपका 1 नंबर का बिल्कुल कंफर्म आना अनिवार्य है। ठीक।